प्रणाम बच्चों। पार्ट नंबर 2 में बेटा हमने एक तरीके से देखा जाए तो ब्रिटिश रूल की हमारे सोशल लाइफ पे क्या इफेक्ट्स हुई थी बेटा, उनके बारे में हमने देखा था। इन पार्ट नंबर 3 बेटा वी लर्न अबाउट द डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज। कैसे ब्रिटिश रूल के टाइम पे बेटा हमारी जो इंडियन इंडस्ट्रीज है, बराबर, हमारी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी, कॉटेज इंडस्ट्रीज थी बेटा, छोटे छोटे तरह के हमारे व्यापार उद्योग हुआ करते थे, किस तरीके से बेटा वो कैलॉप्स डाउन हुए, क्या किस तरीके का उनका नुकसान हो रहा था बेटा। धीरे धीरे हमारे जो इंडियन ट्रेडर्स थे वो क्यों यूरोपियन ट्रेडर्स के साथ एक तरीके से कंपटीशन में नहीं टिक पा रहे थे, ये सारी चीज़ें हम यहाँ आगे की थियरीज में देखेंगे। ओके, द हैंडलूम ऑफ इंडिया सप्लाइड टेक्सटाइल टू द मार्केट ऑफ एशिया एंड यूरोप। मोस्टली जो है बेटा हमारे इंडिया का जो हैंडलूम है वो एशिया और यूरोपियन नेशंस के मार्केट में सप्लाई होता था। द ट्रेडर्स फ्रॉम द यूरोपियन कंट्रीज यूज टू कम टू इंडिया टू परचेज द कॉमोडिटीज। और मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज के जो ट्रेडर थे बेटा, क्योंकि इंडिया का जो जूट है, सिल्क है, वुलन है, कॉटन है, ये सब कुछ बेस्ट क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल हुआ करता था, जिसकी ग्रेट डिमांड थी यूरोपियन मार्केट्स में, जिसकी वजह से यूरोपियन ट्रेडर्स अक्सर इंडिया से आकर अपना रॉ मटेरियल परचेज कर ले जाते थे। यहाँ पे लास्ट लाइन में लिखा है कि द इंडियन मेड जूट, सिल्क, वुलन एंड कॉटन टेक्सटाइल वेर इन हाई डिमांड इन द यूरोपियन मार्केट। द सॉफ्ट एंड डेलिकेट मसलिन ऑफ ढाका वॉज वर्ल्ड फेमस अपार्ट फ्रॉम टेक्सटाइल। उस समय देखा जाए तो बेटा commodities such as the saltpeter, sugar, etc. were exported in exchange of the tremendous amount of bullion, gold and silver। यहाँ पे हम देख सकते हैं बेटा कि लास्ट की थर्ड लाइन में लिखा है कि सॉफ्ट एंड डेलिकेट मसलिन ऑफ ढाका, बराबर। आज बांग्लादेश के अंदर है ढाका बेटा। ढाका का जो मसलिन है बेटा, वहाँ के जो कारीगर हुआ करते थे बेटा, जो मसलिन इस कपड़े को बनाते थे, इतना सॉफ्ट एंड डेलिकेट क्लोथ होता था ये, बहुत ही कॉस्टली होता था, जिसको बनाने में भी बहुत मेहनत लगती थी। इतना सॉफ्ट एंड डेलिकेट होता था कि हमारे हाथ की जो हैंडरिंग होती है, आराम से इसमें शॉल जितना बड़ा कपड़ा बेटा, 2.5 से 3 मीटर का कपड़ा जो है वो पास आउट हो जाता था बिल्कुल ईजीली। और हम अगर उसको फोल्ड करें तो मैच बॉक्स के अंदर हम उसको फोल्ड करके रख सकते थे। इतना बढ़िया होता था, इतना सॉफ्ट होता था। सोचो बेटा, आप एक शॉल को फोल्ड करके मैच बॉक्स में रख सकते हो क्या? लेकिन ढाका का जो मसलिन है बेटा, उसका जो कपड़ा रहता था वो इतना सॉफ्ट और डेलिकेट होता था कि हम तो हैंड कर्चीफ को एक तरीके से देखा जाए बेटा तो हाथ रुमाल को फोल्ड करके मैच बॉक्स में नहीं रख सकते हैं। ये तो पूरी की पूरी शॉल होती थी, एक तरीके का पूरा कपड़ा होता था बेटा, जो ज़्यादातर रिच पर्सन्स बेटा पहनने में, अपने ड्रेसेस उस बनवाने में यूज़ किया करते थे, क्योंकि बहुत ही कॉस्टली होता था, आम लोगों के बस की बात नहीं होती थी उसको खरीदना। उसको जब फोल्ड किया जाता था तो मैच बॉक्स के अंदर आराम से रखा जा सकता था। आप अंदाजा लगाओ सिर्फ इसी बात से, इसी एग्जाम्पल से, कि कितना डेलिकेट क्लोथ रहता होगा वो। ओके, अब इसके बाद बेटा टेक्सटाइल के अलावा दूसरे 3 चीज़ों की बात हुई बेटा। सॉल्ट, शुगर, उसके अंदर सॉल्ट पेटर का भी जिक्र हुआ है। ये सॉल्ट पेटर जो है बेटा एक तरीके से सल्फर को हीट करने की प्रोसेस होती थी, और उसके बाद इसको जो जो है ये गन पाउडर का प्रोडक्शन करने के लिए यूज़ किया जाता था। और ये भी गन पाउडर को बनाने के लिए जो ये पर्टिकुलर मटेरियल तैयार होता था बेटा, ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो ये पूरी की पूरी प्रोसेस होती थी वो इंडिया में ही होती थी। यानी कि एक तरीके से गन पाउडर बनाने का रॉ मटेरियल यहाँ से ही बनता था बेटा, और फिर सप्लाई किया जाता था। और जो ये पूरा ट्रेडिंग होता था बेटा, ये कम्प्लीटली ट्रिमेंडसली बेटा एक तरीके से देखा जाए तो हम देख सकते हैं कि वेर एक्सपोर्टेड इन द एक्सचेंज ऑफ ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ द बिलियंस गोल्ड एंड सिल्वर। यहाँ पे हम इस बात को समझ सकते हैं कि कितना मतलब इनकी वैल्यूज मतलब कितना कॉस्टली हुआ करता था ये। अब देखो कि द होल सेनेरियो चेंज एट द एज द ब्रिटिश रूल वॉज इम्प्लीमेंटेड, द फ्लो ऑफ द गोल्ड एंड सिल्वर गॉट रिवर्स। In the beginning of the Industrial Revolution, the British took 500 crore rupees as per the today's standard only from the Bengal during their rule. Just imagine the wealth of the British would have accumulated from the whole country. यहाँ पे ये बताया गया बेटा कि हम सिर्फ बंगाल के उससे एग्जाम्पल लगा सकते हैं बेटा कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के टाइम पे एक तरीके से देखा जाए तो सिर्फ हमारा बंगाल जैसा एक प्रोविंस था जहाँ से ब्रिटिश जो है बेटा आज के समय के अगर हम रुपीज में कैलकुलेट करें, उस समय की जो वो वेल्थ ले जाते थे तो कम्प्लीटली 500 करोड़ रुपीस के बराबर होती थी। सिर्फ एक प्रोविंस के अंदर से बेटा इतनी वेल्थ वो लेकर जाते थे, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना ज़्यादा जो है उनकी इनकम हुआ करती थी, बराबर। ऐसे वो भारत के प्रति इतना ज़्यादा वो करके बैठे नहीं थे।
अब ये सब समझने वाली बात है बेटा। देखो अब यहाँ पे थिंग्स टू नो में लिखा है कि इट इज नॉट सरप्राइजिंग टुडे टू टॉक अबाउट द लैक्स एंड करोड़ ऑफ रुपीज। आज के समय में शायद लाख और करोड़ रुपए की बातें करना कोई सरप्राइजिंग नहीं है बेटा, लेकिन उस समय फाइंड आउट फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स अबाउट द वैल्यू ऑफ थाउजेंड रुपीज 50 years ago। वाई वेर द कॉइन्स लार्जर इन साइज इन दोज डेज। क्यों उस समय कॉइन की साइज इतनी बड़ी बड़ी हुआ करती थी, नोट की साइज इतनी बड़ी बड़ी हुआ करती थी, है ना। आज से 50 साल पहले आप आपके दादा वगैरह को ही पूछो कि किस तरह मतलब रुपीज की वैल्यू क्या हुआ करती थी, है ना। उन लोगों की सैलरी बेटा 12 रुपए 15 रुपए 20 रुपए ऐसी ऐसी उनकी सैलरी हुआ करती थी, और इसमें उनका पूरा घर चलता था, सारे घर के खर्चे निपट जाते थे, घर का रेंट पे करने से लेके सब कुछ, है ना। मैं मेरे दादाजी जी का अगर एग्जाम्पल दूं तो मुझे अभी भी मतलब 1952-53 की जो रेंट की रिसीप्ट होती थी, वो घर का जो रेंट होता था वो 1.5 रुपए 1 रुपीज एंड 50 पैसा, है ना। वो रिसिप्ट मुझे मेरे दादा ने दिखाई थी, उनकी फाइल के अंदर रखी हुई थी। तो मुझे पता है कि मेरे दादा वगैरह जब अहमदाबाद आए थे तो उस समय जो रेंट पे करते थे तो 1.5 रुपए के करीब रेंट हुआ करता था। तो आप अंदाजा लगा सकते हो, आप भी आपके दादा दादी से इस तरीके के डिस्कशन करके जानकारी हासिल कर सकते हो। अब आगे देखो कि विद द हेल्प ऑफ द रॉ मटेरियल प्रोड्यूस इन इंडिया द मनी कलेक्टेड फ्रॉम इंडिया द बिजनेस इन द इंडस्ट्रीज इन इंग्लैंड प्रॉस्परड। धीरे धीरे बेटा जो है इंडियन ट्रेडर्स को नुकसान होता जा रहा था, और इंडिया से बेस्ट क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल जो है यूरोपियन नेशन में बेटा ट्रांसफर हो रहा था, और इंग्लैंड की जो इंडस्ट्रीज है बेटा इसी बेस पे प्रॉस्परस बनती जा रही थी। देयर मिल स्टार्टेड प्रोग्रेसिंग, धीरे धीरे उनकी मिल जो है बेटा बहुत ही प्रोग्रेसिंग वे में आगे बढ़ने लगी थी। द क्लॉथ मैन्युफैक्चर इन इंग्लैंड वॉज इम्पॉर्टेंट इन इंडिया विदाउट लेइंग एनी ड्यूटी ऑन इट, वेर देयर वेर द टैक्सेस अप टू द 80% ऑन द क्लॉथ मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। बराबर यहाँ पे हमको दिख रहा है बेटा कि जो इंग्लैंड वॉज इम्पॉर्टेंट इन इंडिया विदाउट लेइंग, इंग्लैंड से जब ये रॉ मटेरियल बेटा इंग्लैंड जाता, फिर वहां पे जाके वापस से एक पर्टिकुलर जो प्रोसेस गुड्स होती है, जो प्रिपेयर होने का पूरा प्रोसेस होता है वो वहां होता था। यहाँ से रॉ मटेरियल जाता था, कच्चा माल सामान जाता था। समझ लोगे, एक सिंपल सा एग्जांपल लो कि यहाँ से कॉटन वगैरह खरीद कर जा रहा है बेटा, और कपड़ा कहाँ जाकर बन रहा है उसका, इंग्लैंड की इंडस्ट्रीज में बन रहा है, और बिकने के लिए वापस कहाँ आता है, एशियाटिक मार्केट में ही आ रहा है। यानी यहाँ से वो 5 रुपीज में अगर कॉटन का मटेरियल खरीद कर ले गए हैं, मान लो वो क्लोथ बनाने की पूरी प्रोसेस एक 10 रुपीज में उनका पूरा खर्च 10 से 12 रुपए में कंप्लीट हो गया, और वापस से उसी चीज को हमारे देश में बेटा वापस से भेजा जाता है, और यहाँ पे जो है उसको 20 से 25 रुपीज में अगर बेचा जा रहा है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना मुनाफा उनको होता था। वहीं हमारे जो इंडियन ट्रेडर्स होते थे बेटा, उनको जो है क्लोथ मैन्युफैक्चर पे 18% 80% टैक्सेस जो है पे करना पड़ता था, जिसकी वजह से यूरोपियन नेशन के कंपैरिजन में वहाँ के ट्रेडर्स को जो है बेटा बहुत सस्ता पड़ता था अपना उनका प्रोडक्शन जो है। और भारत के जो ट्रेडर्स होते थे बेटा, जो मर्चेंट्स होते थे, उनके ऊपर इतने हैवी टैक्सेस लगा दिए गए थे कि उनके लिए ये चीज़ें अब एक तरीके से नुकसानी वाला कामकाज हो गया था। और एज अ रिजल्ट टेक्सटाइल मेड इन इंडिया बिकेम कॉस्टलियर इन द इंडियन मार्केट इटसेल्फ। The Indian handicraft and cottage industries could not withstand the competition and they could not sustain themselves। और इसी वजह से धीरे धीरे हमारी जो कॉटेज इंडस्ट्रीज है बेटा, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज है, वो एक तरीके से यूरोपियन नेशन की इन कंपटीशन में टिक नहीं पाए बेटा। धीरे धीरे वो अपने अस्तित्व की एक तरीके से बचाने की लड़ाई में जो है धीरे धीरे खत्म होने लगे। Many skill based industries of our country like textile industries, glass, paper, mineral, shipbuilding, etc. got ruined due to the policy of the British. Lakhs of skilled workers became unemployed gradually. The poor workers of the rural areas of India became poorer. हम देख सकते हैं बेटा कि ब्रिटिशर्स की इन्हीं पॉलिसीज की वजह से बेटा हमारी पेपर इंडस्ट्रीज, मिनरल है इंडस्ट्रीज है, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज है, ग्लास इंडस्ट्रीज है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है बेटा, बराबर। जो इंडियन ट्रेडर्स की हुआ करती थी, छोटे छोटे ट्रेडर्स से लेके बड़े ट्रेडर्स इनमें काम किया करते थे बेटा, वो कंप्लीटली एक तरीके से उनका अस्तित्व बेटा खत्म हो गया था। हमारे जो स्किल वर्कर्स थे बेटा वो अनएम्प्लॉयड हो गए, उनके पास रोजगार बचा नहीं। और धीरे धीरे जैसे आगे हमने पीजेंट्स की कंडीशन देखी बेटा, फार्मर्स की कंडीशन देखी कि कैसे वो पुअरर बनते गए, सेम एज उसी तरीके से हमारे जो स्किल वर्कर्स थे बेटा उनके पास कामकाज बचा नहीं। धीरे धीरे ये छोटी छोटी इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जो हमारे वर्कर्स थे बेटा, इनका रोजगार छिन गया, और वो बहुत ही एक तरीके से खास करके इसकी बहुत ज़्यादा बैड इफेक्ट रूरल एरियाज में हुई।
और एक तरीके से धीरे धीरे देखा जाए बेटा तो हमारे जो वर्कर्स थे वो बहुत ही पुअरर एक तरीके की लाइफ, गरीबी में जीने की जिंदगी जीने की उसमें बेटा एक मजबूरी उनकी बन गई कि वो इस तरीके की लाइफ को स्पेंड करने लगे, और वहां से वापस से उनको बाहर निकालना एक तरीके से देखा जाए तो काफी नामुमकिन सा होता चले जा रहा था, क्योंकि वो इस कंपटीशन में टिक नहीं पा रहे थे। ओके, तो पार्ट नंबर 3 के अंदर बेटा हमने एक तरीके से देखा जाए तो इंडस्ट्रियल के जो बेटा एक तरीके से देखा जाए कि किस तरीके से हमारे इंडियन इंडस्ट्रीज जो है बेटा वो र्यूनेड हुई, एक तरीके से उनका अस्तित्व खत्म हुआ। यहाँ पे इस पिक्चर में बेटा आप अलग अलग तरीके के छोटे छोटे बिजनेस करने वाले बेटा हमारे स्किल वर्कर्स को देख सकते हैं, है ना। सभी को एक सेड मोमेंट में बताया गया है इस पेंटिंग के अंदर। आप देख सकते हो बेटा कि कैसे मतलब वो इस तरीके की पेंटिंग बनाने का रीज़न क्या है कि आप उस परिस्थिति को समझ सके कि उनके पास काम नहीं है, वो स्किल वर्कर है, उनके पास हुनर है कुछ ना कुछ करने का, पर अब उनके पास काम नहीं है। ओके, तो यहाँ पे हमने चैप्टर पार्ट नंबर 3 में इतना क्लियर किया। अब पार्ट नंबर 4 के अंदर बेटा हम एक तरीके से देखा जाए तो सस्पिशियस अबाउट द रिफॉर्म्स, यानी सुधार जो ब्रिटिश रूल के तरफ से किए गए थे बेटा उसके बारे में जो है चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू।